हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कल एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने जे थॉमसन का जो थियरी थी उनकी, वो थियरी हमने पढ़ी थी कल जे थॉमसन की, और क्या क्या हुआ था उनके इसमें। उसमें हमने क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की खोज कैसे करी। गोल्डस्टीन की बात करी थी कल हमने, ठीक है। दोनों साइंटिस्ट की बात करी थी और दोनों ने अपनी थियरी दे रखी थी। एक लोगों ने कैनाल रेज की, एक लोगों ने कैथोड रेज की आविष्कार किया थी, तो उसकी खोज करी। आज हम बात करेंगे क्या कहते हैं न्यूट्रॉन की, कि न्यूट्रॉन छोटा सा टॉपिक है। दो साइंटिस्ट थे, एक मतलब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल पे बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे थे, जिनका नाम थे, दोनों मियां बीवी थे, ठीक है। एक का मैडम क्यूरी नाम था, दूसरे का पियरे क्यूरी नाम था। दोनों लोग थे हस्बैंड वाइफ। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने देखा क्या कि रेडियो एक्टिव मटेरियल जो थे, रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कोई भी होता है, अगर इसमें क्या होता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का डिके ऑटोमेटिक होता रहता है, ठीक है, जिसको रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। अब उसमें होता क्या है कि इसमें यह देखा गया कि अगर हम इस तरफ कोई प्लेट ला करके इस तरीके से रखते हैं, एक तरफ प्लस रखते हैं, एक तरफ माइनस रखते हैं, तो इसमें से क्या हुई कि कुछ रेज निकल रही थी, जिसमें से कुछ पॉजिटिव की तरफ चली जा रही थी, मुड़ गई थी, और कुछ नेगेटिव की तरफ मुड़ गई, और कुछ बिल्कुल सीधी चली गई इस तरीके से। मतलब कुछ ऐसी रेस थी जिनके ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो इनको क्या कहा गया, तो चैडविक जो थे, चैडविक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने थोड़ा सा इस पे ऑब्जर्वेशन दिया, और इन्होंने क्या कहा कि अगर हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में हेडिंग लगाई थी, जिन्होंने वो वाला लेक्चर नहीं देखा पहले देख लीजिए। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चैडविक। इन्होंने क्या किया कि कुछ लाइट पार्टिकल जैसे होते हैं, सॉरी लाइट मेटल होते हैं ना, जैसे हल्के मेटल होते हैं, जैसे बेरियम हो गया, आपके पास में बोरान हो गया, तो इन मेटल के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराई गई, ठीक है, इनके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल होते हैं, जब इनके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराई गई किसी बेरियम पर और किसी बोरान, कोई भी एक हल्के पार्टिकल ले लेते हैं इस तरह के, जब इन पे अल्फा पार्टिकल की बौछार जब कराई गई या बमबारी कराई गई, तो यहां से कुछ ऐसे पार्टिकल नजर आए, निकले हुए पार्टिकल नजर आए, जिनके पास में मतलब उनके पास में ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्क पड़ रहा था, ना तो उनपे कोई मैग्नेटिक फील्ड का फर्क पड़ रहा था, ठीक है, और बहुत ही हल्के थे। इनको इन्होंने चैडविक ने नाम क्या दे दिया, न्यूट्रॉन। तो अगर कोई न्यूट्रॉन पूछता है सिंपल से क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉन की पता कहां से लगा, तो ये मिस्टर चैडविक इन्होंने क्या किया था, कुछ हल्के मेटल जैसे इस तरह से बोरान हो गया या बेरियम हो गया, इसके ऊपर जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी कराई, तो जब अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराने से इसमें क्या हुआ कि कुछ रेज या कुछ पार्टिकल बाहर की तरफ निकले, लाइट पार्टिकल बाहर की तरफ निकले, जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी कि प्लस माइनस का या मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ साउथ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। इसका मतलब उनको उन्होंने नाम क्या दे दिया, न्यूट्रॉन, ठीक है, उसका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन रखा। तो इससे क्या हुआ, इससे न्यूट्रॉन की खोज हुई, ठीक है। वो पार्टिकल जब किसी भी लाइट पार्टिकल पे अगर हम अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराएंगे, तो उससे कुछ पार्टिकल लाइट पार्टिकल निकलते हैं बाहर, जिनको क्या कहा गया, न्यूट्रॉन कहा गया। अब इसके बेसिस पे चैडविक ने ये कह दिया कि जितने भी जितने भी आपके पास में एटम्स होते हैं, आपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट पढ़ रखे हैं, इसमें बताया गया कि जितने भी एलिमेंट या जितना भी एटम होता है, सबका अपना एक न्यूट्रॉन होता है। जैसे जैसे कोई भी अगर एटम है, तो उस एटम का अपना एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उस न्यूक्लियस में देखो क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये कुछ होता है ऐसा, अभी आप चक्कर लगाना इलेक्ट्रॉन का, या इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, सब भूल जाओ, ठीक है। अभी कुछ ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है कुछ किसी एटम के अंदर, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि हर एक जो भी जितने भी एटम होते हैं, जितने भी एटम अभी तक खोजे गए हैं, उस एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में भी क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है हर एक न्यूक्लियस में, बस एक को छोड़ करके, एक्सेप्शन हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है, उसमें केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। बाकी जितने भी एटम्स हैं आपके पास में, उनके अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। बस हाइड्रोजन के अंदर जो होता है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ठीक है, एक्सेप्शन में है, हाइड्रोजन के अंदर नहीं होता, ठीक है। ये थी पूरी न्यूट्रॉन की कहानी। अब इस पे क्या किया जे थॉमसन ने, इसको लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। अब क्या किया, इन्होंने इसके बेसिस पर एक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसको कहा गया जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल।
इन सब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इन्होंने अपना एक मॉडल दे दिया, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो है सबके सामने लाया गया, ये लेकर के आए। ठीक है, और इसी के बेसिस पर इनको नोबेल प्राइज दिया गया सबसे पहले केमिस्ट्री में। ठीक है, बशर्ते आगे जाकर के फेल हो गया उसकी बात नहीं थी, लेकिन उस समय जिस समय इन्होंने इसको खोज करी थी, इसका दुनिया के सामने मॉडल ला के रखा था, उस समय बहुत बड़ी बात थी, उस समय इनको नोबेल प्राइज देना बनता था। अब देखिए क्या था कि जे थॉमसन ने इसमें किया क्या, इन्होंने कह दिया कि जो भी एटम हमारे पास होता है उसका एक शेप निर्धारित कर दिया, कहा कि वो एक स्फेरिकल शेप में होते हैं और पॉजिटिव चार्ज मिल करके स्फेरिकल शेप बनाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारे मतलब एक का समझिए कि एटम क्या होता है, एटम होता है कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और वही सब आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और वो एक स्फेरिकल शेप बना लेते हैं। पर्टिकुलर कोई स्फेरिकल शेप नहीं, पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलकर के स्फेरिकल शेप बनाते हैं। तो उसको कहेंगे कि एटम इज अ स्फेरिकल शेप ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कई सारे पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलकर के स्फेरिकल शेप बना लेते हैं। कोई स्फेरिकल शेप पर्टिकुलर अलग नहीं आया कि कोई एक स्फेयर है और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखे गए हैं, ऐसा नहीं। कई सारे पॉजिटिव चार्ज मिल करके ही इंटायर पॉजिटिव चार्ज मिल करके एक स्फेरिकल शेप बना लेते हैं, सब इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद कहा कि इसके अंदर बीच बीच में कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन आकर के इस तरीके से बैठे रहते हैं अलग अलग, वो इसी में इस तरीके से जमे होते हैं। ठीक है, धंसे रहते हैं। इस तरीके से इन्होंने इसको प्रस्तुत किया। इसी को वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है, वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल का मतलब यही कि जो तरबूज होता है, ठीक है, तरबूज का जो ये वाला भाग होता है, लाल वाला भाग जो होता है, ठीक है, जिसको खाते हैं हम लोग, ठीक है, वो लाल वाले भाग को इन्होंने पॉजिटिव चार्ज से डिनोट किया कि वो जो लाल वाला भाग था वो क्या है, एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, वो पूरी तरीके से फैला होता है क्योंकि वही तो पूरे अंदर भरा होता है। ठीक है, तो वो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करेगा, जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज मिलकर के एक स्फीयर बना रखा था, उसी तरीके से जो भी इसके अंदर वो लाल वाला मटेरियल था, रेड पार्ट जो होता है, ठीक है, उसको इन्होंने पॉजिटिव चार्ज से डिनोट किया। और इसके अंदर जो इसकी सीड्स होती हैं काली काली सी, ठीक है, उनको इन्होंने नाम क्या दे दिया, ये जो सीड्स होती हैं इनको कहा कि ये इलेक्ट्रॉन की तरह जमे रहते हैं। जैसे इसमें तरबूज के अंदर क्या होता है ना कि ये सीड्स जो होती हैं ये जमी रहती हैं, बिल्कुल धंसी रहती हैं, उसी तरीके से इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होते हैं, धंसे रहते हैं। ठीक है, तो ये था इनका एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन का। ठीक है, ये सिंपल है, उस समय मतलब थोड़ा अजीब सा लगा कि तरबूज मॉडल इसको भी कहा जाता है तो कैसे दे दिया होगा, लेकिन उस समय जब इसको बनाया गया होगा और ये जो एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया गया होगा तो बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि कुछ स्पेक्ट्रा वगैरह था या अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल को भी ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इस वजह से इनका मॉडल यहीं पर क्या हो जाता था, फेल हो जाता था। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, प्लम पुडिंग कहते हैं इसको, एक और इसको वाटरमेलन कह लीजिए या तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल। प्लम पुडिंग का मतलब जैसे खीर होता है ना, खीर, तो ये बिल्कुल उसी तरह से खीर होते तो दूध की बनी होती है। जैसे हम कभी भी आपसे कहें कि खीर है तो कभी आप ये नहीं कहेंगे कि खीर के अंदर दूध पड़ता है। जब खीर की बात करते हैं तो दिमाग के अंदर दूध ऑटोमेटिक आ जाता है कि बिना दूध की खीर तो बनी नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि मेन मोटिव उसमें जो होता है वो दूध का ही होता है। ठीक है, दूध ही से तो खीर बननी है, तो खीर किससे बनी है, दूध से। और उसके बाद उसके अंदर जो काजू बादाम आप लोग डालते हैं पुडिंग, ठीक है, ये खीर वही की उसके जो काजू बादाम जो डालते हो आप लोग, ठीक है, वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह ही काम करेंगे। तो खीर बनाया हमने तो दूध जो जम गया बिल्कुल चावल के साथ में, वो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम कर रहा है, उसके बीच में जो काजू बादाम हमने डाले हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेंगे। ठीक है, उसी को प्रस्तुत किया। तो एक एग्जांपल उन्होंने खीर वाला दिया जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल कहेंगे, या तो वाटरमेलन मॉडल कर सकते हैं जो तरबूज वाला मॉडल हो गया। ठीक है, जिसमें लाल पार्ट पॉजिटिव चार्ज को और उसके जो सीड्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये है केस पूरा जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। ये फर्स्ट एटॉमिक मॉडल सबसे पहले इस दुनिया में आया था। ठीक है, अब इसको समझ लीजिएगा कि इसमें केवल कुछ इतना ही बताया गया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कई सारे पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलकर एक स्फीयर बना लेते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, बीच बीच में धंसे रहते हैं। ठीक है, मूव नहीं करते हैं, धंसे रहते हैं अपनी जगह पर। ठीक है, कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बहुत सारी चीजें थी ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब नई नई रिसर्च आई, नए नए एटॉमिक मॉडल आए तो ये फिर एटॉमिक मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। तो कौन से साइंटिस्ट आए नए, उनका नाम था रदरफोर्ड। उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, इसको बना लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग बात करते हैं रदरफोर्ड
न्यूक्लियर मॉडल की, ठीक है। इनकी थियरी की बात कर लेते हैं, रदरफोर्ड न्यूक्लियर थियरी की। और इसमें एक चीज और समझिएगा कि रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की खोज करी हुई है, ठीक है। तो इसको न्यूक्लियस डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहीं से न्यूक्लियस की खोज हुई है और इसी को आपको पढ़ना है। रदरफोर्ड कोई मतलब छोटे मोटे कह सकते हैं कि साइंटिस्ट नहीं थे, तो इनकी पहले से थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि क्या है, ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम जो था, पूरा नाम क्या था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। एक न्यूजीलैंड में पैदा हुए थे और इनके पिताजी का नाम था जेम्स रदरफोर्ड, जो कि किसान थे, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने बहुत काफी पढ़ाई लिखाई करी है। इसके बाद क्या है कि ये उस समय, जिस समय ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस समय ये बहुत बड़े आदमी थे, मतलब इनकी बहुत सारी कंपनी चलती थी और उस तरीके से, और एक काफी बड़े आदमी थे। इसी वजह से लंदन में क्या होता है कि एक उपाधि दी जाती है, जो बहुत बड़ा आदमी होता है उसको प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी नाम दिया जाता है, ठीक है। ये भी वो प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी के नाम से जाने जाते थे उस समय। और इनको भी केमिस्ट्री में और फिजिक्स में काफी ज्ञान था, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, इसी थियरी के बाद उनको दिया गया है। तो हुआ क्या था कि ये काफी मतलब बहुत बड़े आदमी थे, इनकी कई सारी कंपनी चलती थी और वो कंपनीज काम करती थी रेडियो एक्टिव मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि उनको एक्सपेरिमेंट करने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई और उसी में खोज करते करते एक बार क्या हो रहा था कि क्लास में एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे बच्चों को, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि ये क्लास भी लेते थे, उसमें कुछ स्टूडेंट थे, पढ़ते थे हाँ इनके यहाँ, तो वो एक एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे और उस एक्सपेरिमेंट में ये करवा रहे थे कि कुछ अल्फा पार्टिकल की बमबारी करवा रहे थे किसी गोल्ड फॉयल के ऊपर। एक गोल्ड फॉयल की, मेटल फॉयल कह सकते हैं इसको, इसके ऊपर जब इसकी बमबारी करा रहे थे तो, और इस तरफ चारों तरफ से इन्होंने जिंक सल्फाइड की एक प्लेट लगा रखी थी, ठीक है। इसको कलेक्टर भी कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कलेक्टर, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि इन्होंने ये देखा और एक्सपेरिमेंट कराते वक्त बच्चों को ये बताया कि जब किसी गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराई जाती है तो 100% पार्टिकल इसको क्रॉस करके, यानी कि गोल्ड फॉयल को क्रॉस करके इस जिंक सल्फाइड की प्लेट पर आकर के पड़ते हैं, ठीक है। जैसे समझिएगा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान क्लास में ये बताया कि कभी अल्फा पार्टिकल किसी गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराई जाती है तो 100% अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉयल को पास करके निकल जाते हैं और इस जिंक सल्फाइड पे आकर के पड़ते हैं। लेकिन कुछ खुराफाती टाइप के स्टूडेंट थे इन्हीं के, जिन्होंने लैब के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट किया, ठीक है। उनका नाम था, इस वजह से इसको एक और नाम से जाना जाता है, गीजल एंड मास्टर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ही हम लोग कहेंगे, इनके लिए स्टूडेंट थे, हम लोगों के लिए साइंटिस्ट थे, ठीक है। इनके स्टूडेंट थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए उसके अंदर और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कुछ चीजें पाई। वो चीज ये थी कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट में करते वक्त ये देखा कि जब कभी भी अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल जो थी उससे जब पार करवाए जा रहे थे, पास करवाए जा रहे थे, तो सबके सब, यानी कि 100% पार्टिकल वहां की तरफ नहीं मूव कर रहे थे, बाहर नहीं जा रहे थे। कुछ पार्टिकल, मतलब अगर हम 100 में बात करते हैं, 100 में एक पार्टिकल लगभग क्या हो जा रहा था, वापस चला रहा था। मतलब ये गोल्ड फॉयल है, अगर हम इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बमबारी करवाते हैं तो 100% पार्टिकल बाहर नहीं निकलते थे। कुछ पार्टिकल, यानी कि एक आधे पार्टिकल पीछे की तरफ क्या हो जाते थे, वापस चले जाते थे, ठीक है। और कुछ पार्टिकल क्या होते थे कि इधर मुड़ जाते थे, कुछ इधर मुड़ जाते थे और उनका पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले जाते थे, ठीक है। तो फिर कई सारे एक्सपेरिमेंट में किया और इन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया, रीडिंग नोट डाउन कर ली। एक दिन फिर क्लास में बातें ही चल रही थी, उस समय इसको फिर से डिस्कस किया गया। तब इन दोनों लोगों ने इस चीज को रदरफोर्ड के सामने रखा और कहा कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें क्या होता था कि एक आधे पार्टिकल वापस चले आ रहे थे। अब वैसे आजकल के जमाने में क्या होता, तो फिर टीचर जो है अगर ऐसा कुछ करे तो कहते थे बेवकूफ का बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन तब उन्होंने इस पे गौर फरमाया और इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से किया लैब के अंदर, ठीक है। और दोबारा करने पे वो रदरफोर्ड खुद उन्होंने एक्सपेरिमेंट दोबारा से किया और ये पाया कि हाँ, एक आधे पार्टिकल क्या हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर। उसके बाद जब ये पूरी थियरी देखी गई, ठीक है, इस वजह से इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको अल्फा स्कैटरिंग कहते हैं, इस वजह से इसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो किसी भी नाम से अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, इसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है।
अल्फा स्कैटरिंग क्यों, इस वजह से क्योंकि अल्फा पार्टिकल जब इस पे पड़ते हैं तो ये सब क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट भी आपको यहाँ पर पढ़ना है और इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहेंगे। तो पहले तो इनकी थियरी ये समझ में आई, अब थियरी के बेसिस पे कैसे एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया उसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो रुको, चलिए ये फिगर आपके पास में कुछ बने हैं, दो फिगर, इन्हीं के बेसिस पे हम रदरफोर्ड की थियरी पर समझेंगे कि क्या होता है, उसके बाद उनके एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पर रखा है, यह ध्यान रखिएगा कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में ऑटोमेटिक डिके होता रहता है, डिके का मतलब डिस्ट्रॉय होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर, और ये हमने लेड प्लेट लगा रखी है दोनों तरफ से। इसका लगाने का मकसद ये है कि कोई भी जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं अपने रास्ते से भटके ना, मतलब इधर उधर स्कैटर्ड ना हो जाए, बिल्कुल सीधा रास्ते में जाए, इस वजह से यहाँ पर लेड प्लेट लगा दी जाती है। इसके चारों ओर ये देखिए स्फेरिकल शेप में एक स्क्रीन लगा दी रखी है, मूवेबल स्क्रीन होती है जो मूव कर सकती है, और इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की लेयर चढ़ी हुई होती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब इसके अल्फा पार्टिकल पड़ेंगे तो एक चमक उत्पन्न करेंगे वही उतरी जगह पर। ठीक है, और बीच में हमने गोल्ड फॉयल लगा रखी है। अब इसमें हुआ क्या कि एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराई गई इसके ऊपर, इस गोल्ड फॉयल के ऊपर। तो देखा क्या गया, देखा ये गया कि जीजर और जो आपके पास मास्टन थे के अकॉर्डिंग और रदरफोर्ड भी साथ में थे, देखा ये गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले गए, कुछ स्कैटर्ड हो गए अपनी ही जगह से, और कुछ इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए मतलब वापस चले आए, और एक आधे पार्टिकल बिल्कुल सीधी रेखा में मतलब जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस चले आए। ठीक है, तो इन सब एक्सपेरिमेंट का जो यहाँ पर आया, अब इसमें ये देखा गया कि लगभग 90% अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले गए, बिल्कुल सीधे सीधे गए। ठीक है, 90% बिल्कुल स्ट्रेट में गए। कुछ पार्टिकल क्या हुए, सम पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, जो है लेस देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर गए, डिफ्लेक्टेड एट लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा एंगल बना के दिखा रहा है ना ये, कि कुछ तो बिल्कुल सीधे निकल गए और कुछ क्या हुए कि थीटा एंगल पे ऐसे डिफ्लेक्ट होने लगे, कुछ 90 डिग्री से कुछ कम पे डिफ्लेक्ट हुए और कुछ और बहुत ज्यादा जो है उससे कम पे डिफ्लेक्ट हो गए। तो अब उसमें क्या हुआ कि कुछ डिफ्लेक्शन हुआ 90 डिग्री से कम पर हुआ, ठीक है, कुछ और ज्यादा हो गए, डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, लगभग एक या दो पार्टिकल, ठीक है, फ्यू पार्टिकल्स कह सकते हैं कि फ्यू पार्टिकल्स रिट्रेस डियर पाथ। ठीक है, रिट्रेस का मतलब वही पाथ पे दोबारा वापस चले आए, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस हो गए, बैक हो गए। ठीक है, कितने बैक हुए, लगभग अगर हम एक अंदाजा लगाएं तो 1/8,000 पार्टिकल्स, मतलब अगर 8,000 में से एक, अगर 8,000 पार्टिकल हमारे अल्फा जा रहे हैं तो 8,000 में से एक पार्टिकल केवल वापस आता है, बाकी सब इस तरीके से कुछ सीधे चले जाते हैं, इसका 90% बिल्कुल सीधे चले गए, कुछ क्या हुए डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ क्या हुए मतलब 8,000 से लगभग एक पार्टिकल क्या हो गया वापस चला गया। ठीक है, तो इनसे कंक्लूजन क्या निकला पूरा, तो ये तो थी पूरी थ्योरी, इसमें देखने को मिला एक्सपेरिमेंट के दौरान कि ये चीजें यहाँ पर नजर आई, लेकिन इनसे कंक्लूजन क्या निकल करके आया टोटल। तो कंक्लूजन निकलने के लिए आपको जरा ये वाला फिगर समझना पड़ेगा कि इनमें क्या क्या कंक्लूजन देखने को मिला। आप एक चीज समझिएगा कि कुछ पार्टिकल अगर बिल्कुल सीधे चले जा रहे हैं और कुछ पार्टिकल जितना आप बीचों बीच में आते जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल क्या कर रहे हैं डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर रहे हैं, और जितना हम पास में आते जा रहे हैं उतना ही क्या होता जा रहा है, ये सब जो डिफ्लेक्शन है उतना ही ज्यादा होता जा रहा है, थीटा उतना ही बढ़ता चला जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो इसका कारण आखिर क्या है, इसका कारण तो यही हो सकता है, और एक अल्फा पार्टिकल जब देखा गया कि ये इसको टच भी नहीं कर रहा है, एटम को टच नहीं कर रहा है और ये वापस चला जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और ये हाईली पॉजिटिव होते हैं। अगर देखा जाए सबके नॉर्मल कंपेरिजन में बात करें तो सबसे हाईली पॉजिटिव चार्ज जो अपने अंदर रखते हैं वो अल्फा पार्टिकल रखते हैं, और वो अगर बिना छुए इसको वापस कर दे रहा है, इसका मतलब तो ये है कि इससे तगड़ा आदमी कोई इसके अंदर बैठा है जो कि इसको क्या कर दे रहा है, वापस कर दे रहा है। ठीक है, आप यहाँ लड़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और सामने कोई अगर नॉर्मल आदमी जिससे आप समझते हैं कि हम जीत जाएंगे तब तो उसको गिरा दोगे वहीं पर, लेकिन अगर तुमसे तगड़ा आदमी कोई अगर सामने बैठा है तो फिर वापस चले जाओगे उससे। ठीक है, आप तगड़े चाहे जितना हो।
वही है, अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज तो है, तगड़ा तो बहुत था ये, ठीक है, इससे ज्यादा कोई किसी के पास पॉजिटिवली चार्ज होता ही नहीं था। लेकिन अगर ये यहां से वापस आ गया, इससे बिना टकराए हुए वापस चला रहा है, मतलब कोई इसी तरह का एक आदमी यहां पर बैठा है जिसके ऊपर इस अल्फा पार्टिकल से ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि इसको रिपल कर दे रहा है, मतलब उसी जगह से क्या कर दे रहा है, रिपल कर दे रहा है। और जिनको यहां से रास्ता ही मोड़ दे रहा है, इसका मतलब रिपल्सन जितना आप इसके पास में आते रहे, रिपल्सन उतना ही ज्यादा हुआ जा रहा है, रिफ्लेक्शन हुआ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल सीधा सामने आ गए हो ना, तो इसने रिपल कर दिया, उसी रास्ते से तुमको वापस कर दिया। मतलब अल्फा पार्टिकल से ज्यादा हाईली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कोई मौजूद है जो कि इसको वापस कर रहा है। तो पहला कंक्लूजन क्या निकल के आया, यही कि अगर एक पार्टिकल वापस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो भी मेटल फॉयल था हमारे पास, या जो भी एटम था, इसके यहाँ पर कोई इसी टाइप का या इससे हाईली पॉजिटिव चार्ज वाला कोई एक पार्टिकल यहाँ पर बैठा है जो कि इसको क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। और एक चीज और इसमें समझ में आई कि अगर इसमें एक पार्टिकल, लगभग 8000 में से केवल एक ही पार्टिकल वापस आ रहा है, इसका मतलब वो है बहुत छोटा, ठीक है, छोटा है बहुत ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा बड़ा होता तो कई सारे पार्टिकल वापस कर देता, लेकिन अगर एक ही पार्टिकल वापस कर रहा है, बाकी को निकल जाने दे रहा है, इसका मतलब जो इसकी क्षमता है, यानी इसका जो शेप साइज है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। इसी वजह से एक ही आधे पार्टिकल को क्या कर पा रहा है, वापस कर पा रहा है, ठीक है। तो कहा गया कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिर रदरफोर्ड ने इसी को उन्होंने नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस। कहा कि कोई भी एटम होता है उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और कई छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज होंगे बहुत सारे, ठीक है, उसको उन्होंने नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस। अब कुछ पार्टिकल क्या कर गए हैं, बिल्कुल सीधा निकल गए हैं, इस तरीके से पास कर गए हैं। इसका मतलब ये था कि कोई भी अगर एटम हमारे पास है, उसके अंदर कुछ खाली स्पेस भी रहता है, ठीक है, इस तरीके से। ये जो उंगलियां, जैसे समझ लो ये उंगलियां हमारे पास सब भरी पड़ी हैं, ठीक है, इसमें सब न्यूक्लियस है ये, तो इससे अगर टकराएगा तो वापस हो जाएगा, लेकिन कुछ स्पेस भी होता है जिसके बीच से ये क्या कर जाती है, निकल जाती है बिल्कुल सीधे। तो किसी भी एटम के बीच में कुछ खाली स्पेस भी होता है, ठीक है, और उन खाली स्पेस में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। इसी को उन्होंने कहा कि जो खाली स्पेस इसके अंदर बचता है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये चीज समझ में आई कि एटम से कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन यही निकल के आया कि अगर कोई एक पार्टिकल वापस हो रहा है, इसका मतलब जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसी टाइप का इसके अंदर भी कोई एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि इसको क्या कर देता है, वापस कर देता है। क्योंकि 8000 में से लगभग एक ही आधा पार्टिकल वापस हो रहे थे, इसका मतलब इसका जो साइज होगा वो बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, जो कि एक ही पार्टिकल को लगभग वापस कर देता है, बाकी को डिफ्लेक्ट कर देता है, असर दे देता है। और जो पार्टिकल लगभग 90% बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं, मतलब इस पे इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, ठीक है, वो सीधे चले जाते हैं। तो ये तो समझ में आया, उसको इन्होंने नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस। और कहा किसी भी एटम के अंदर उसका अपना एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और कुछ पार्टिकल अगर इससे बिल्कुल पास कर जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर कुछ खाली जगह भी होती है, खाली जगह बचती है, जिसके थ्रू वो निकल जाते हैं। और उन खाली जगहों में उन्होंने क्या बता दिया कि इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। अभी क्लास की बात नहीं करेंगे, तो बहुत मॉडर्न बात करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन के चारों ओर न्यूक्लियस के चक्कर लगाते करते हैं, ठीक है, पहले चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के, ठीक है। तो ये है हमारे पास कुछ इनका एक्सपेरिमेंट। अब इन्हीं के बेसिस पर इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। और एटॉमिक मॉडल में यही चीज इन्होंने कही कि जहां से अल्फा पार्टिकल वापस चले आते हैं उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। और कहा हर एक एटम का अपना एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिनके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाया करते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। इस तरीके से इन्होंने इसको क्या किया, प्रस्तुत किया। तो ये था पूरा रदरफोर्ड का एटॉमिक थ्योरी। और एटॉमिक मॉडल में क्या क्या था, एक रिलेशनशिप समझ लीजिएगा, एक ग्राफ ही बना लीजिएगा, मतलब नंबर ऑफ जो रिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल होंगे और थीटा के बीच में, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। जितना आप इस तरह बढ़ते जाएंगे, थीटा उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनेगा। और नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स में और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन में एक रिलेशनशिप होता है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, n is inversely proportional to 1 upon sin to power 4 theta by 2, ठीक है। इससे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, हम जब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना समझ रहे हैं ना, थीटा जिस हिसाब से होगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, डिफ्लेक्शन उतना ही कम होता चला जाएगा, जितना ऊपर चले जाएंगे उतने ही डिफ्लेक्शन कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो अधिकतर पार्टिकल क्या हो जाएंगे, सीधे निकल जाएंगे। तो एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करते हैं इनकी, तो इनकी थिकनेस जो गोल्ड फॉइल की होती है वो भी लिख लीजिएगा 0.004 सेंटीमीटर उसी फिगर के अंदर। और इसमें एक चीज आप समझिएगा कि इसमें क्या क्या एटॉमिक मॉडल में क्या क्या चीजें समझनी है आपको। तो एटॉमिक मॉडल जब आएगा तो आपको ये वाला फिगर फिर से बना देना है। और उसमें पहला तो यही लिख दीजिएगा
कि जो एटम्स होते हैं, एटम इज ए स्मॉल साइज, इज ए वेरी स्मॉल साइज, ठीक है, बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटा सा पार्ट के लिए न्यूक्लियस होता है, बाकी तो पार्ट हॉलो होता है ना, तो हम कहेंगे एंड मेजर पार्ट इज हॉलो, मेजर पार्ट इज हॉलो। किसी भी एटम का अधिकतर भाग क्या होता है, खाली होता है, जहां से रेस क्या कर जाती है, पास कर जाती है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं कि इसमें एक स्मॉल क्या कहते हैं, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज सेंटर मौजूद होता है, सेंटर मौजूद होता है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। इसको भी आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, उसको हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। तीसरा ये है कि न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो इज इक्वल टू होंगे किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, बराबर बराबर होंगे। तो ये सब उसके बेसिस पे निकल के आया है इनका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक आधा पॉइंट इसमें और बच रहा है, हाँ, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा इसी के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये हैं कुछ पॉइंट रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के। अब इसमें कुछ लिमिटेशन थी रदरफोर्ड का, और ये एटॉमिक मॉडल यहीं पर जो है समझ लीजिए फेल हो गया। उसमें यह था कि जब कोई भी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, इस तरीके से रिवॉल्व करेंगे, अब ऐसे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करेंगे तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये होगा क्या कि जैसे इसमें लिमिटेशन यही है कि जब ये इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएंगे ऐसे करके, तो इनकी एनर्जी रिलीज होगी। जैसे आपको दौड़ाते चले जाए, खाना पीना कुछ ना दे और कहीं भी दूर तक दौड़ना है, तो जब तक एनर्जी रहेगी तब तक दौड़ोगे, उसके बाद धीरे धीरे करके क्या कर जाओगे, थक जाओगे, बैठ जाओगे आराम से। तो वही सेम काम यहाँ पर भी है कि अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस और इसके चारों इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है, तो जब वो चक्कर लगा रहा होगा तो इसकी कुछ एनर्जी रिलीज होगी, खत्म होगी। अब वो एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, तो ये न्यूक्लियस की तरफ धीरे धीरे आने लगेगा, इसकी तरफ खींचने लगेगा। अब वही है ना, अभी कोई बहुत बड़ा आदमी है, अमीर आदमी, तो उसको कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी होगा तो उसको सब क्या करेंगे, अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करेंगे। तो जब तक इसके पास में एनर्जी थी तब तक ये इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन जैसे इसकी एनर्जी कम होने लगेगी वैसे ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करने लगेगा, खींचने लगेगा, क्योंकि आपको पता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो ये इसको धीरे धीरे अपनी तरफ खींचेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कहाँ आएगा, इसी इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस में आकर के गिर जाएगा और इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वही सेम चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी लिमिटेशन यही थी कि जब एक इलेक्ट्रॉन इसके रिवॉल्व करेगा अराउंड न्यूक्लियस, तो इसकी एनर्जी कुछ रिलीज होती है, और ये धीरे धीरे एनर्जी जब रिलीज होती जाएगी तो ये इसकी एनर्जी खत्म होती जाएगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ बना ही अट्रैक्ट करता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि घूमते घूमते इसी न्यूक्लियस में आकर के गिर जाएगा और ये नष्ट हो जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी रदरफोर्ड की। इसी के बेसिस पर ये रदरफोर्ड की जो थियरी है या जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो यहीं पर फेल हो गया, ठीक है। अब हम कल बात करेंगे मोजेले का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसके बाद प्लैंक की क्वांटम थियरी की बात करेंगे, और फिर लास्ट में आपकी बोहर्स एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे, और वहां पर चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो कल हम मोजेले एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और प्लैंक की क्वांटम थियरी पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, बाय।